नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में नरेंद्र। एक ख़ास कार्यक्रम खुला आकाश में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, चाहे लाइफस्टाइल की बात करें, वेलनेस की बात करें, और इन सब के बीच में एक सवाल ये उठता है कि इनसे जुड़े हुए जो मिथ हैं उससे कैसे क्लियर करेंगे। तो आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं वेलनेस और इससे जुड़े जो मिथ हैं कैसे हम इसे दूर कर सकें। इसी सिलसिले में जो है हमारे स्टूडियो में आज हमारी खास गेस्ट शिल्पी गोयल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि जाने मानी डाइटिशियन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नरेंद्र। जानना चाहूंगा ये वेलनेस शब्द, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? वेलनेस का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर किसी पर्सन में डिसीज़ नहीं है तो हम उसे वेल कहेंगे, ऐसा नहीं है। वेलनेस का मतलब ये है कि इंसान फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट है, खुश है, हेल्दी है। तो इसके बेसिकली 4 डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका डाइट, आपका खान पान, दूसरा आपकी फिजिकल मूवमेंट, आपकी एक्सरसाइज का पैटर्न, तीसरा आपकी स्लीप क्वालिटी और चौथा आपका मेंटल स्टेटस। डाइट की बात करें तो हम क्या गड़बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग होते हैं और हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जी। तो मैंने ये देखा है कि सबसे पहली गड़बड़ी जो हम इंडियंस करते हैं वो ये है कि हम अपने दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट से करते हैं जी। और आप चाहे कितना भी क्लेम करें कि हम हेल्दी बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिस्किट एक बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड आइटम है और चाय, जैसा कि आप जानते हैं कि कैफिनेटेड ड्रिंक है, ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन देता है। अपने दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट से करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा कि हम इंडियंस पानी को बहुत इग्नोर करते हैं, हम पानी बहुत कम पीते हैं। तीसरा जो हमारी डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कार्ब रिच डाइट है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेन, राइस और ब्रेड और सूजी, मैदा, इससे ज़्यादा हमारा प्लेट में जो मेजर क्वांटिटी होती है वो हमारे ग्रेन की होती है। कार्ब रिच डाइट लेते हैं और हमारे डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम होती है जी। और चौथा कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हम इंडियंस फेमस हैं इमोशनल होने के लिए। हमारे पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है उसका भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। और चौथा कि हम बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट डिनर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपेरेंटली मुझे दिखती है कि हमारे इंडियन समाज में ये सारी गड़बड़ियाँ हम डाइट में करते हैं। स्वीट की बात निकल कर आई है तो मुझे तो मीठा खाना बहुत पसंद है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो ये कि हम फूड को सेलिब्रेशन के साथ एसोसिएट करते हैं। यानी कि अगर आज कुछ पार्टी करने का मन है तो हम स्वीट्स खाना और खिलाना करते हैं। आज कोई फेस्टिवल है तो स्वीट खाना खिलाना करते हैं। किसी की जॉब पक्की हुई है तो हम स्वीट्स खाना और खिलाना करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एसोसिएशन को हमें कम करना पड़ेगा। मीठे से शुरुआत होती है हिंदुस्तानियों की। तो एक तो ये मीठा का एसोसिएशन नहीं रखना है। दूसरा, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप कोशिश करें कि आप नेचर बेस्ड जो मीठे हैं, जैसे कि फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन्हें सेलेक्ट करें। और तीसरा, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी वाइट शुगर हो, जैगरी हो, गुड़ हो, हनी हो, जितनी भी चीज़ें हम स्वीट के नाम पे सोचते हैं कि हेल्दी भी हैं, वो सब भी आपके बॉडी पे एक तरह का लोड होती हैं। तो एक एज के बाद तो हमें इस मीठे का प्रेम छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, मीठे से थोड़ा सा आगे आते हैं। हम इंडियन में बेली फैट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, कैसे हम इसे सुधार सकते हैं? जी, अगेन बेली फैट का जो मुख्य रीज़न होता है वो है आपका फॉल्टी डाइट। जो हम अपने डाइट में इतना ज़्यादा कार्ब रिच डाइट लेते हैं, मैदा, शुगर, पटेटो और राइस और ये जितनी भी चीज़ें हम लेते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, यानी कि ये चीज़ें शुगर में जल्दी कन्वर्ट होती हैं। तो इन चीज़ों से आपका ब्लड शुगर जब फास्ट रेज होता है तो ये बेली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, हमारा फॉल्टी माइंडसेट, मैंने जैसा बताया कि मेंटली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रह जाते हैं। तीसरा, हमारा एक्सेसिव सिडेंटरी लाइफस्टाइल। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम रिसोर्सेज में रिच होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उठ के मूवमेंट ही बंद कर दिए हैं। हमारे हाथों में रिमोट कंट्रोल है और हम सारे कामों को ऑन द बटन के उस पे करते हैं। अगर हमें फूड भी ऑर्डर करना है तो हम स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि आज हमारे को ग्रोसरी, फल, किसी भी चीज़ के लिए मूवमेंट ही नहीं करना। ऑन कॉल, ऑन डोर स्टेप आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपका बेली फैट बढ़ता जा रहा है। जी, डाइट की बात हो रही है, बहुत सी डाइट ट्रेंड में है, लो कार्ब डाइट और स्पेशली कीटो डाइट। मैंने देखा है यंगस्टर इसे बहुत फॉलो करते हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे? श्योर। तो जितनी भी डाइट, मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि ट्रेंडिंग डाइट के ऊपर न जाएं। डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब आपने बात की है कीटो डाइट की, तो कीटो डाइट एक तरह की एक्सट्रीम लो कार्ब डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट 10% से भी कम होता है। ये डाइट उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, एक्चुअली एक तरह की थेराप्यूटिक डाइट है जो उन लोगों के लिए बनी है जिन लोगों को मेंटली, जिनको फिट्स आते हैं या दौरे आते हैं, उन बच्चों के लिए बनाई हुई ये डाइट है। और इसमें ये वेट लॉस जो है ये एक साइड गिफ्ट के रूप में बोल सकते हैं कि इसका एक वेट लॉस भी एक इसका परिणाम होता है और आजकल लोग वेट लॉस के लिए इस डाइट को यूज़ करते हैं।
तो नरेंद्र क्या होता है कि जब हम इतने लो कार्ब डाइट में जाते हैं तो इसमें फ्रूट्स भी वर्जित होते हैं, फ्रूट्स भी आप नहीं ले सकते हैं, तो बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये डेफिशिएंट डाइट होती है। तो आम जनता अगर इसको फॉलो करे वेट लॉस करने के लिए, तो वेट तो आप लॉस कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी लॉस कर लेंगे। तो लो कार्ब डाइट एक्सट्रीम वर्जन में आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डाइट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप किसी प्रोफेशनल की सलाह से या डाइटिशियन या क्वालिफाइड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल की सलाह से जाते हैं तो वो आपको हमेशा बैलेंस डाइट ही सजेस्ट करती है। प्रोटीन की बात करते हैं, आगे निकल कर आ रही है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 100 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 50 ग्राम, कुछ कहते हैं 25 ग्राम। तो ये जो मिथ चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस मिथ को ब्रेक करें। बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। हम जनरली आम पॉपुलेशन को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन सजेस्ट करते हैं। अगर कोई एक्सट्रीमली एक्टिव है या जिमिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकली मूवमेंट कर रहे हैं तो फिर उनके लिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी हम प्रोटीन को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्सन को ये बोल देना कि तुम 100 ग्राम प्रोटीन ले लो या 50 ग्राम या 25 ग्राम बिना किसी चीज़ों को कंसिडर किए, ये कहना तो गलत होगा। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि हम इंडियंस अपनी रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम प्रोटीन ले रहे होते हैं, और या फिर एक सेगमेंट वैसा भी है जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम प्रोटीन में चले जाते हैं, तो उससे भी बॉडी को नुकसान पहुँचता है। लोगों में मिथ है कि पतला होने के लिए या कहें कि फिटनेस के प्रति जो लोग बहुत जागरूक हैं वो डाइटिंग करना बहुत जो है पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना सही है? बीइंग अ डाइटिशियन क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डाइटिंग जो वर्ड है ये तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। हमें डाइटिंग नहीं करनी है, हमें राइट ईटिंग करनी है। तो बेसिकली डाइटिंग और राइट ईटिंग में ये फ़र्क होता है कि डाइटिंग में आप अपने आप को स्टार्व करते हैं, कम खाते हैं, जबकि राइट ईटिंग में आप राइट चीज़ों से अपने पेट को भरते हैं। तो डाइटिंग में आपको स्टार्वेशन लगती है, आपको भूखे रहना पड़ता है, जबकि राइट ईटिंग में आप फुल रहते हैं, अपने वजन को भी कम करते हैं और पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव रहते हैं। तो हमें डाइटिंग नहीं करनी है, हमें राइट ईटिंग करनी है। जी, राइट ईटिंग के बारे में एक बार मैं जानना चाहूंगा आपसे। जैसा आपने कहा कि डाइटिंग नहीं करनी, राइट ईटिंग मतलब समय पे हमें खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। बिल्कुल, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि राइट ईटिंग हमें करनी है, यानी कि आपका न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए। आपके मील में सभी वो 5 तरह के जो हमारे फूड ग्रुप हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें सीरियल आता है, यानी कि सारे तरह के अनाज, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये 5 फूड ग्रुप हैं। इन 5 फूड ग्रुप में से हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारे डाइट में चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, हम पानी को बहुत इग्नोर करते हैं, पानी की अच्छी मात्रा हमारी डाइट में होनी चाहिए। फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हम सिडेंटरी हो गए हैं, हमारा बैठकी का ही काम है हर समय हर क्षण। तो हमें अपनी फिजिकल मूवमेंट या एक्सरसाइज हमें अपने डाइट में जरूर शामिल, हमारे उसमें रूटीन में जरूर शामिल होनी चाहिए। तो नरेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली 4 चीज़ें जो हम लेते हैं एनवायरनमेंट से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, एक हो गई डाइट, एक हो गई ऑक्सीजन जो हम फिजिकल मूवमेंट के थ्रू लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की सही क्वालिटी हमें नहीं मिलेगी तो भी हमारी बॉडी में कई तरह के रोग पैदा होने लगेंगे। तो ऑक्सीजन की सही क्वांटिटी और क्वालिटी मिलनी ज़रूरी है। तीसरा है थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमें चेक करना है कि कहीं हम नेगेटिव थॉट्स तो नहीं ले रहे हैं। और चौथी चीज़ है पानी। तो अगर ये चारों चीज़ बैलेंस उसमें जाएं तो फिर इंसान की वेलनेस जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे हम डिसाइड कर सकते हैं। पानी की बात निकल कर सामने आई है, मैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में जानूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एक इंसान को कितना पानी जो है डेली कंज्यूम करना चाहिए ताकि जो हो फिट रह सके। मैं विंटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समर्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लोगों में जनरली मिथ होती है कि समर में ज्यादा पानी पीना चाहिए, विंटर में प्यास हमें नहीं लगती तो हम कम पानी पीते हैं। तो इस मिथ को कैसे ब्रेक करेंगे आप? पानी की रिक्वायरमेंट भी इंसान के बॉडी वेट से डिसाइड होती है। पर केजी बॉडी वेट 400 ml पानी हमको लेना चाहिए। और रायपुर में जहाँ पे एनवायरनमेंट वैसे भी बहुत हॉट है और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन को अपने पर केजी बॉडी वेट के 400 ml के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट तय होती है। जैसे अगर मेरा वेट 50 किलो है तो मेरी पानी की रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 2 लीटर। अगर आप उससे ज़्यादा पी लें तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग उससे कम पानी पी रहे होते हैं। पानी की इंटेक को इंश्योर करने के लिए हम मेक श्योर करें कि हम अपनी रिक्वायर्ड पानी को नाप के लेके अपने साथ ही रखें और कंटिन्यूस दिन भर में उसे सिप कर करके पानी को पीते जाएं। जी, कोई अगर ऑफिस जॉब कर रहा है तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है तो वो कैसे अपने आप को एक्टिव रख सकता है, ये मैं जानना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम सभी के साथ, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे लंबे घंटों, कई घंटों मुझे बैठ के काम करना है। तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे अपने रूटीन में एक्सरसाइज जरूर शामिल करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बाकी के दिन तो मुझे बैठना ही है।
सेकेंड चीज़, अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो भी आप दिन भर अपने मूवमेंट को बिल्कुल बंद कर दें, ऐसा नहीं है। दिन भर की मूवमेंट ज़रूरी है। तो जो लोग ऑफिस में जाते हैं वो लिफ्ट ना लेके सीढ़ी लें, ऑफिस तक वॉक करके जा सके या साइकिल से जा सके, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऑफिस में बैठते समय भी हम क्या होता है कि किसी से कुछ बात कहनी होती है तो हम ईमेल या मैसेज या फ़ोन कॉल करते हैं। अगर हम वॉक करके उन तक जा सकें, अगर आप अपने पानी को दूर रख सकें, उसे पीने के लिए आप उठ के वॉक करें, या वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मूवमेंट अपनी रखें, बनाए रखें। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कल्चर है कि वॉक एंड टॉक मीटिंग भी लोग अरेंज करते हैं, प्लस कई लोगों ने तो अपने डेस्क, वर्किंग डेस्क भी स्टैंडिंग डेस्क कर लिए हैं। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको एक्टिव रहना है तो। वेट की बात करते हैं, यहाँ से आगे चलते हो। वेट अगर बाउंस बैक करें, जी, हमने डाइटिंग करी, सारी चीज करी, कुछ दिनों के लिए कम हो गया, लेकिन अचानक जो है ऑल ऑफ सडन कि वेट जो है बढ़ने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वेट घटाने का मेथड सही हो हाँ। तो मेरा ये बिलीव है कि वेट बाउंस बैक नहीं होता, क्योंकि अगर वेट सही तरीके से घटाया हुआ है तो सही मेथडोलॉजी आप कभी नहीं छोड़ेंगे, आप उसको एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि उस मेथडोलॉजी में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है। अगर आपने अपने आप को स्टार्व करके वेट लॉस किया है, अगर आपने अपने डाइट को बहुत ही ज़्यादा कम करके वेट लॉस किया है, तो डेफिनेटली जब आप डाइट अपनी शुरू करेंगे तो वो वेट बाउंस बैक आ जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि वेट कम करने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। बिल्कुल आपको अपने हेल्थ के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, आपको एक मतलब प्रोफेशनल सलाह से ही चलना चाहिए। जी, एक्सरसाइज की बात करेंगे तो यंगस्टर बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कई बार पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक्सरसाइज के बारे में आप क्या कहेंगी, कौन सी एक्सरसाइज करना बेस्ट होती है? एक्सरसाइज के भी बहुत तरह के फॉर्म होते हैं। अगर अपन ब्रॉडर कैटेगरी में देखें तो 5 तरह की मेन एक्सरसाइज होती हैं जो आपके 5 अलग अलग पहलुओं पे काम करती है। कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपकी स्पीड पे काम करती है, कुछ स्टेमिना पे काम करती है, कुछ आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग करती है, कुछ आपकी स्ट्रेचेबिलिटी पे काम करती है, और कुछ स्किल। तो इसको हम 5S भी बोलते हैं, स्टेमिना, स्पीड, स्किल, स्ट्रेचेबिलिटी और स्पीड। तो ये 5 तरह की हम एक्टिविटी करते हैं जो एक्सरसाइज के फॉर्म पे हो सकती है। एक सही रिजल्ट के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिफरेंट फॉर्म की एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल करें। दूसरा, एक्सरसाइज हमेशा चैलेंजिंग होनी चाहिए, यानी कि हमें सेम तरह के एक्सरसाइज बरसों बरस हम करते रहेंगे तो हमारी बॉडी उससे अडेप्ट हो जाती है, फिर उसके रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज हमेशा चैलेंजिंग होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप मुझसे बेस्ट एक्सरसाइज पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि स्ट्रेचेबिलिटी वाली जो एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेंथ वाली है, जो आपकी मसल को बिल्ड करती हैं, वो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो एक तरह की एंटी एजिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। वो आपके एज को रिवर्स करती हैं, क्योंकि वो आपके मसल्स को बिल्ड करती हैं, आपकी बॉडी को टोन अप करती हैं। तो जितने भी तरह के योगासन होते हैं जो एंटी ग्रेविटी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और जितने भी तरह के वेट बेयरिंग या मसल ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस होती हैं, वो बेस्ट होती हैं। इसके अलावा रनिंग, जॉगिंग और जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या ब्रिस्क वॉक करते हैं, वो सब भी सही है अपनी अपनी जगह। जिम की बात चल रही है, एक्सरसाइज की बात चल रही है, तो इन सब के बीच में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ये सवाल है कि प्रोटीन, हम जिम में जाते हैं, कई बार हमें महंगे प्रोटीन थमा दिए जाते हैं, तो ये प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन लेना कितना सेफ होता है? क्योंकि एक युवा होता है, उसे चाहिए 2 दिन में बॉडी, क्योंकि हमारे कई सारे फिल्म सितारे होते हैं जिनको देखकर जो है उसे ऐसा लगता है कि उसे भी ऐसी बॉडी डेवलप करनी है, लेकिन वो प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि वो जल्दी से शॉर्टकट अपना ले ताकि जो है उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी हो जाए। तो इसमें एक अहम रोल प्ले करता है डेफिनेटली प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन कौन सा, कैसे, मतलब आर्टिफिशियल प्रोटीन कितना सेफ है? तो सबसे पहले तो ये मिथ है कि बॉडी बिल्ड करनी है तो बहुत भारी मात्रा में आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है और आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं। आपकी पर केजी बॉडी वेट, मैंने बताया कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज से भी आप ले सकते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनकी डाइट में तो प्रोटीन बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। हम वेजिटेरियन सेगमेंट की बात करते हैं, तो नेचुरल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जितने भी तरह के पल्सेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें लगता है कि हमें और एक्स्ट्रा प्रोटीन का सपोर्ट चाहिए, पनीर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो अगर हमें लगता है कि हमें और इन सब चीज़ों में अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो उसे प्रोटीन पाउडर रिकमेंड करते हैं। तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी कि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर एडेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको रिक्वायर्ड होता है हम उनको प्रोटीन पाउडर दे देते हैं, पर उसकी क्वांटिटी और उसका पोर्शन हमें डिसाइड करके उनको बताना चाहिए। तो मतलब ये सेफ तब है जब हम इसे किसी डाइटिशियन की निगरानी में लें, तो ये पूरी तरीके से सेफ रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक फैक्टर निकल कर आता है कि एक एज के बाद जो है वजन कम होने लगता है,
तो ये मिथ कितना सही है या कितना गलत है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, एक एज के बाद आपका वजन जो है वो कम एक्चुअली नहीं होने लगता, बॉडी उसको श्रिंक दिखने लगती है क्योंकि हमारा मसल लॉस होने लगता है। तो आपका एज के साथ साथ मसल लॉस होता है, ये बात फैक्ट है। अब इस मसल को बिल्डअप रखने के लिए हमें अपनी एक्सरसाइजेस चालू रखनी है, हमें अपनी डाइट में उचित बदलाव लाना है, यानी कि जो पहले हम जिन चीज़ों से ले रहे थे उसमें और आपकी डाइट को लाइट करना है, क्वालिटी इन्हांस करनी है, क्वांटिटी को आपको रिड्यूस करना है और क्वालिटी डाइट की इन्हांस करनी है। अगर आप ये सारे बदलाव लाते हैं तो डेफिनेटली आप किसी फिल्म स्टार या जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके जैसे ही आपको एज का फर्क, एजिंग आपकी बॉडी में विजिबल नहीं होगी। मतलब सदा जवान रहने के लिए क्या करना चाहिए, शॉर्टकट में हम पूछे तो? सदा जवान बने रहने के लिए आपको अपने डाइट में हेल्दी बदलाव लाने बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, अपनी मसल की ताकत को बढ़ानी है, तो वो अगर आप करें और अपने डाइट में एकदम क्वालिटी शिफ्ट ले आएं तो डेफिनेटली आप अपने एंटी एजिंग पे आप प्रोसेस पे आप जा सकते हैं और अपने आप को सदा जवान बनाए रख सकते हैं। चलिए, ये अच्छा है। बात करें अगर ग्रे हेयर की, सफ़ेद बाल या फिर जैसे बीइंग अ मेल हमारे दाढ़ी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो इन सब से कैसे हम जो है बचे रह सकते हैं? सबसे पहले तो मैं इसमें कहूँगी कि जेनेटिक भी रोल प्ले करता है। जिनके माता पिता के बाल जल्दी ग्रे होते हैं तो डेफिनेटली ये हेरिडिटी में आता है कि आपके बाल कब ग्रे होना शुरू कर रहे हैं। सेकंड, इसमें एक रीज़न होता है आपकी लाइफ स्टाइल का। हमने जैसे बात की कि हमारे युवा बहुत लेट नाइट पार्टी करते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ें भी लेते हैं। इन सारी चीज़ों से आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो अर्ली एजिंग होने लग जाती है। और तीसरा, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस लेते हैं हम आजकल के ज़माने में हमारा जहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत कम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना और फिर डाइट में प्रोटीन की कमी होना, जिंक और पानी कम लेना, ये सारे रीजंस होते हैं जो आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसमें बदलाव करें तो। जी, स्ट्रेस की आपने बात करी, कई बार जिक्र हुआ स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या तमाम लोगों को कहना चाहेंगी? आपका क्या फंड है कि स्ट्रेस कैसे दूर, डिस्ट्रेस कैसे रखा जाए? जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ानी चाहिए। परिस्थिति की जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। अगर हमें ये लगे कि ये मेरे लिए बनाया हुआ है, ये सिचुएशन मेरी है, मेरी खुद की है और मेरे लिए है, अगर हम अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ा लें तो डेफिनेटली एक तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉजिटिविटी रखनी बहुत ज़रूरी है नरेंद्र। और कई बार हमें देखिए, हमारे जो सेंसेस हैं, हम अपने 5 सेंसेस से ही जो भी है पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी लेते हैं। तो हम किन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, उनकी बातें हम पे किस तरह का असर डाल रही है, उनको चेक करना ज़रूरी है। आप मैगजीन, न्यूज़पेपर, किस तरह के टीवी में प्रोग्राम्स देखते हैं, उनसे आप नेगेटिविटी तो नहीं ले रहे हैं, किस तरह की चीज़ों को रीड कर रहे हैं। तो जैसे गांधी जी ने अपने 3 बंदर बताए थे कि ना बुरा सुनो, ना कहो, ना देखो, अगर हम इन प्रिंसिपल पे काम करें तो डेफिनेटली आप अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव रख सकते हैं। देन मेडिटेशन, सेल्फ एनालिसिस जो आप करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वो भी बहुत हेल्प करता है। और प्रेजेंट मोमेंट पे जिए अगर, तो मैं तो कहूँगी कि इन सब चीज़ों को अगर अपन फॉलो कर लें तो पॉजिटिव बने रह सकते हैं। तो सोशल मीडिया, जैसा आपने पॉजिटिविटी की बात की, सोशल मीडिया पे मैं जाना चाहूँगा, इस पर कई सारी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जो हमें नकारात्मक पहलू की तरफ ले जाती है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें तुरंत अपने माइंड को अलार्म लगाना चाहिए कि ये जो चीज़ जा रही है, मतलब हमें फिल्टर करना चाहिए। जो भी चीज़ नेगेटिव है आप एकदम तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी अनजाने जाने में भी वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। उस समय अपने माइंड में अलर्ट बिठाइए कि वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाके आपको परेशान ना करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारा क्लटर हम अपने माइंड में इकट्ठा कर लेते हैं, जंक, और उसको क्लियर नहीं करने के कारण आजकल आप देख रहे हैं कि इनसोम्निया, रातों को नींद ना आना, बेवजह स्ट्रेस रहना, ये कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में तो सब कुछ स्मूथ है, फिर हमें नींद क्यों नहीं आ रही, फिर हमें स्ट्रेसफुल क्यों है। अगर हम नीचे के लेयर्स पे जाके देखें तो सबकॉन्शियस माइंड में हमने बहुत सारे क्लटर इकट्ठे करके रखे हैं, उनको क्लीन करना जरूरी है। तो जब भी कोई इस तरह की नेगेटिव बातें आपके सामने आए, आपको सुनने को मिले, तो आप तुरंत अपना ओम नमः शिवाय करके उससे बचें। मतलब सकारात्मक लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप सकारात्मक बने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, अब गर्मी की तरफ हम आ चुके हैं, तो ऐसे में इस बदलते हुए मौसम में क्या हमें जो है विशेष एहतियात बरतनी चाहिए? हमें अपने रूटीन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्दी रूटीन हमें फॉलो करनी ही चाहिए। और मौसम बदल रहा है, पानी, अब मौसम गर्म होता जा रहा है जैसा जैसा, तो हमें पानी का इंटेक अपना बढ़ाना चाहिए। फ्रेश और जो लोकल सीजनल चीज़ें हैं हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मौसम बदलता है सब्जियां, फल भी बदलने लगती हैं, हमें वही एक प्राकृतिक वो मिल जाता है सिग्नल कि हमें अब इन चीज़ों पे शिफ्ट होना है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मौसम बदलता है तो गर्मी की वेजिटेबल्स अलग होती हैं, तो हमें सीजनल और लोकल चीज़ों पे ही ज़्यादा हमें
टिकना चाहिए। अनियमित लाइफस्टाइल हो गई है आज, स्पेशली युवाओं की बात करें तो देर रात तक 1-2 बजे तक सोना, सवेरे देर तक सोए रहना, तो ये कितना गलत इम्पैक्ट डालती है हमारी बॉडी पे? बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी सर्कैडियन रिदम पे काम करती है, यानी कि सन के उगने से सन के सेट होने तक जैसा समय चलता है हमें भी हमारी बॉडी के क्लॉक को भी वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी उसी के हिसाब से डिजाइंड होते हैं। तो जो युवा लेट नाइट तक जगते हैं और अर्ली मतलब लेट सुबह उठते हैं, तो अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये एक सही कहावत है कि मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, ये बिल्कुल सही कहावत है, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स ये भी सर्कैडियन रिदम के हिसाब से ही चलते हैं। तो हमें सन की गति के हिसाब से ही काम करना चाहिए। मैं आपको बता भी रही थी कि क्वालिटी ऑफ एयर हमें मॉर्निंग में अच्छी मिलती है, तो कई लोग तो उस क्वालिटी एयर को ही पूरी तरह से मिस कर देते हैं। जो लोग 10 बजे उठते हैं उन्हें तो पोल्यूटेड एयर ही लेने को मिलती है। तो मॉर्निंग में उठना और रात को जल्दी सोना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। तो मैं बहुत फर्मली इस पे बिलीव करती हूँ। मॉर्निंग वॉक, जैसा मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि मॉर्निंग वॉक कितना जरूरी है। आपने कहा कि फ्रेश एयर मिलती है और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे हमारा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यू बीइंग अ डाइटिशियन, मॉर्निंग वॉक कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने तो देखा है कि लोग गार्डन में वॉक एंड टॉक करते रहते हैं और दिन भर की निगेटिविटी को भी इकट्ठा करते जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उसे एक्सरसाइज के पहलू से करें, यानी कि ब्रिस्क वॉक करें। और ब्रिस्क वॉक करने का मतलब ये होता है कि आप वॉक एंड टॉक ना करें। तो इसका एक टॉक टेस्ट होता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप बात नहीं कर पा रहे उतनी स्पीड में आप कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग वॉक फिर आपको फायदा देती है, क्योंकि आप बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब आप बात करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो आप उसको मिस करते जाते हैं, आप उसको स्टोर नहीं करते हैं, लीक करते जाते हैं। तो वॉक एंड टॉक ना करें, आप अपनी पूरी स्पीड के साथ अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, ढेर सारी ऑक्सीजन अंदर स्टोर करते हैं, तो वो आपको दिन भर के लिए बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक बना देता है। तो मेरा ये मानना है कि मॉर्निंग वॉक तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए मॉर्निंग वॉक से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिम, योगा, जुम्बा, आज कई सारे मतलब मैं कहूँगा कि वेरिएंट अवेलेबल हैं। मैं इसलिए ये शब्द कह रहा हूँ क्योंकि इंसान को पता नहीं होता उसे कहाँ जाना चाहिए। लगता है कि उसे सब कुछ कर लेना चाहिए और एट द एंड रिजल्ट शून्य रहता है। तो ये सब कितना जरूरी है, जिम, योगा, जुम्बा? जिमिंग करने में आपको मशीनों की हेल्प से कराया जाता है। जुम्बा आपको म्यूजिक लवर्स जो हैं उनके लिए जुम्बा बहुत अच्छा है। योगा में आपको अलग अलग बॉडी पोस्चर्स पे काम होता है और स्ट्रेंथ और स्ट्रेचेबिलिटी दोनों आती है। तो एक्चुअली ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। मेरा ये सोचना है कि जिस चीज़ को आप सभी चीज़ों को ट्राई करें, जिस चीज़ को आप थरोली इंजॉय करते हैं आपको वो ऑप्ट करना चाहिए। जिन लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत इजी और कन्वीनियंस है वो मॉर्निंग वॉक करें, जिनको जिम बहुत एनर्जी देता है वो जिमिंग करें, जिनको योगा और जुम्बा पसंद है वो योगा और जुम्बा पे जा सकते हैं। पर जुम्बा चूंकि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है तो बहुत ज़्यादा जो ओवरवेट हैं या बहुत ज़्यादा जो एजेड लोग हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके घुटनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। बाकी ये सभी एक्सरसाइजेस अपने अपने रूप में अच्छी हैं। चलिए समय का इशारा है कि अब हमें अलविदा कहना चाहिए। जाते जाते आपका कोई मैसेज तमाम लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि हेल्दी लाइफ मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्दी लाइफ हम सबका राइट है और उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हमें किसी न्यू ईयर का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं कल से करूँगा या मैं परसों से करूँगा। सो आई विल जस्ट से कि डू इट नाउ, क्योंकि फिट बॉडी जो होती है वो आपको इतना फैबुलस फील कराती है कि आप उसके एक्सपीरियंस से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर राइट एंड डू इट नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि फिटनेस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए, क्योंकि आप फिट तो इंडिया फिट। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि भैया आप अपने आप को फिट रखने के लिए जो भी आपको अच्छा लगे, एक्सरसाइज करें, जिम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जो करना है लेकिन जरूर करें। और हाँ, जल्दी उठने की कोशिश करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।